अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इससे देखना तो बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 10 न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, बुरी खबर आ रही है बाबर और शाहीन को लेकर। क्या बैड न्यूज आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स जो है वो कोलैप्स कर गई है। लगातार पाकिस्तान वुमेन का फेलियर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेंस भी जाते हैं आईसीसी इवेंट्स में यही करते हैं, वुमेन्स भी जाती हैं वो भी यही करती हैं। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। हारिस रऊफ ने आप कह लें कि मेजर लीग में जाकर भी वो उनके लिए डिजास्टर ही साबित हो रहे हैं। भाई साहब 6 रन चाहिए था और कितना उन्होंने रन दे दिया, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे आकिब जावेद को लेकर। भाई अच्छी खबर आ रही है, आस्ता आस्ता आकिब जावेद के जो रास्ते हैं अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बंद हो रहे हैं। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। रूट जो है उसने सत्यानाश करके रखा हुआ, भाई वो अकेले ही फंसा हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर। क्या कहानी है और कितने रन कर लिए। टेस्ट मैच तो सारी बात है हारना ही था जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन वो अकेले ही रन कर रहा था, बाकी कोई रन जो है वो नहीं कर रहा था। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं भाई। बिल्कुल जरा इस पर बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को ट्रैश कर दिया। बंगलो बासो टैगर बंसो लगातार टैगर बने हुए थे, बंगलावास चला रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश 3-0 अपने मुल्क में T20 में हो गया। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब शाहीन और बाबर को लेकर जो है बुरी खबर आ रही है, और बुरी खबर यह है कि जो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको होल्ड पर डाला जा रहा है। क्या रीजन है जी उनको होल्ड पर डालने की। देखिए आपको पता है कि जो न्यूली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक शर्त ये भी कही गई थी, और मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक खेलना बड़ा जरूरी होगा। तो एक जो हमारे सहाफी दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ये तो पहले भी है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर हम इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अब ये कुछ जरा कोट कर रहे हैं कि चूंकि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आपका डोमेस्टिक नहीं खेल रहे और अब पीसीबी ने उनको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो देना है, तो इसमें एक रुकावट आ सकती है कि अगर वो नहीं खेलते तो उनके लिए ये एक मुश्किलात आ सकती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में। अब याद रहे बाबर आजम तो ए बी कैटेगरी में है, जो कि नंबर 1 कैटेगरी है, जो कि महाना 50 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वसूल करेंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है, अब क्या वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट की बीसी कैटेगरी में है जो 3rd नंबर पे कैटेगरी है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो वो वर्स्ट कैटेगरी है प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो सबसे कम महाना पैसे अगर आप देखो तो डी कैटेगरी वाले ले रहे हैं 15 लाख रुपए, और ये जो शाहीन वाली कैटेगरी है बीसी ये 18 लाख ले रहे हैं। सिर्फ 3 लाख का फर्क है। लेकिन जो डी कैटेगरी वाले हैं T20 स्पेशलिस्ट उनको खुली छूट है कि भाई जो मर्जी करो, जितनी मर्जी लीगें खेलो। लेकिन ये जो बीसी कैटेगरी वाले हैं इनके ऊपर लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। ओडीआई और T20 वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसे अगर आप देखो तो उस हिसाब से बहुत कम इनको मिल रहे हैं कंपैरिजन अगर आप बकिया जो कैटेगरीज हैं वो देखो। तो शाहीन शाह अफरीदी तो सीरियस सी बात है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे कि भाई मैं ठीक है परफॉर्मेंस ऊंच नीच हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, वो तो बहुत ज्यादा पैसे लेंगे। अब सऊद शकीली की आप बात कर लें, रिजवान की फॉर्म की भी बात कर लें, या बकिया भी आप देख लो, तो बेहतर है कि फिर मैं या तो मुझे डी कैटेगरी में ही डाल दिया जाए, मतलब T20 स्पेशलिस्ट वाली बीसी कैटेगरी में ना ही डाला जाए, और अगर बीसी कैटेगरी में डाला भी जा रहा है तो फिर मुझे थोड़ी सी छूट भी दी जाए। तो अब खबरें यह भी हैं कि शाहीन और बाबर को भी यह कहा जा रहा है कि आप डोमेस्टिक खेलिए, और अगर ये डोमेस्टिक नहीं खेलते तो फिर इनके लिए मुश्किलात आ रही है और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिले आ सकता है और होल्ड पर डाला जा सकता है। तो ये मुश्किलात आ रही है बाबर और शाहीन के लिए। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के हवाले से। तो कल मैच खेला गया, बांग्लादेश और वुमेन्स और पाकिस्तान की वुमेन्स जो है वो आमने सामने थी। बांग्लादेश वुमेन्स ने 123 रन किए, जो कि हमें लगा कि यार पाकिस्तान की वुमेन्स एटलीस्ट ये तो चेस कर ही लेंगी ना, मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में चल रहा है, इतना मजा आ रहा है, तो क्या पता ये तो चेस हो ही जाएगा। अच्छा था बिल्कुल, और स्टार्ट भी इतना जबरदस्त था, लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स ने हिस्ट्री रिपीट की, और जो पाकिस्तान के मेंस करते आ रहे हैं वही पाकिस्तान की वुमेन्स करती आ रही हैं। 100 के ऊपर 8 विकेट्स के नुकसान पर 20 ओवर खेलकर चली गई, लेकिन ये 23 रन से इस मैच को हार कर वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई, जो कि T20 वर्ल्ड कप से दाऊद साहब बाहर हो गई है। मुकम्मल तौर पर यह वर्ल्ड कप जो है डिजास्टर रहा है वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच पाकिस्तान की वुमेन्स हार गई हैं। ये जलालत का समा पाकिस्तान की वुमेन्स भी खत्म होने नहीं देती हैं। अच्छा, मैं कल ये वुमेन्स का मैच देख रहा था पूरा, मैंने आधा मतलब मैंने मैच देखा, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, 123 पे बांग्लादेश को रोक दिया, 6 खिलाड़ी आउट थे और बांग्लादेश की टीम ने टारगेट 124 का दिया। मैं बड़ा खुश हुआ।
फिर मैंने पाकिस्तान की वुमेन्स ने बैटिंग का आगाज किया। मैंने देखा मुनीबा फिरोजा ने अच्छी ओपनिंग पे अच्छा स्टार्ट किया। तकरीबन अगर आप देखो तो 48 या 47 स्कोर था और पाकिस्तान का 0 आउट था। और मुझे लगा कि यार अब ये पाकिस्तान की वुमेन्स मैच जीत गई है, टोटल 124 तो बनाना है। कुछ काम कर रहा था मैं उसमें मसरूफ हो गया और मैंने आगे ये मैच नहीं देखा। मैंने कहा यार ये तो कुछ 46-47 वहीं से जो है ना वो समय पलट गया। 46 और 47 स्कोर था और 0 आउट था। मैं ये समझ रहा था कि अब मैं घंटे के बाद आऊंगा और ठीक है, मैंने कहा यार तो मैच वन साइड हो गया। मैंने कहा बस ठीक है, पाकिस्तान वुमेन्स जीत जाएंगे, आगे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा ये बस पाकिस्तान की वुमेन्स का ये मैच है इंशाल्लाह। फिर भी मैंने कहा चलो 2 मैच हार गए थे साउथ अफ्रीका इंडिया वाले, लेकिन ये मैच तो हमारा है। लेकिन जब मैंने 1 घंटे के बाद दोबारा से अपना फोन देखा और मैंने मैच का देखा, मैं हैरान रह गया कि जब मैंने देखा तो भाई वो पाकिस्तान टीम हार गई थी वुमेन्स का मैच। और मैं हैरान रह गया भाई ये हुआ क्या। आप ये खुद सोचिए कि 49 पे 0 आउट था, 124 बनाना है और फिर लाइनें जो लगाई और 70 पे 70 स्कोर पे पाकिस्तान के 2 आउट थे। 70 पे 2 आउट थे, 11 ओवर्स हुए हुए थे, 5 से भी कम रिक्वायर्ड रेट था, 8 विकेटें पड़ी हुई थी। अब आप सुनिए, 70 पे 2 थे, 70 पे तीसरा गया, 70 पे चौथा गया, 76 पे 5वां गया, 77 पे 6ठा गया, 80 पे 7वां गया और 84 पे 8वां गया। और फिर पूरी टीम 100 बना सकी 8 विकेट के नुकसान पे। बांग्लादेश ने फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान का डिजास्टर कोलैप्स हुआ और वो बांग्लादेश की वुमेन्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान को हरा दिया, अब तो बांग्लादेश ही हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इंडिया जैसी टीम बन गई है। ना मेंस टीम जीत पाती है बांग्लादेश से, टेस्ट भी नहीं जीत रहे, ओडीआई भी नहीं जीत रहे, वुमेन्स में भी वही हाल है जैसे इंडिया का था। भाई वही चल रहा है, यहाँ पे भी सीनियर्स के कोटे चल रहे हैं। ये आलिया रियाज साहब हैं जो कि वकार यूनुस भाई साहब के उनके जो भाई अपने कोटे के ऊपर जो कमेंट्री होती है। अच्छा, इन्होंने इंडिया के केस कितने रन किए? 17 बॉलों पे 18 रन किए और मोस्ट इंपोर्टेंट कैच इन्होंने हाथ से गिराया जिसकी वजह से पाकिस्तान उस मैच को हार गया। वहां पर हमें जो रन पड़ गए और हम मैच हार गए। फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 14 बॉलों पे सिर्फ 10 रन किए और बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने 3 बॉलों पे सिर्फ 0 रन किए। मतलब ना कोई स्किल लेवल है, ना गेम अवेयरनेस है, ना ही फील्डिंग है, फिर भी खेल रही हैं। और वो बेचारी अकेली कैप्टन जिसके अंदर सारा स्किल लेवल है, सब कुछ। अब ये खबरें आ रही हैं कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद जो है ना ये टीम की कप्तानी छोड़ देंगी। उनको कप्तानी बेचारी को, फातिमा सना को नहीं छोड़ी चाहिए बल्कि इन सारों को निकालना चाहिए। बल्कि उन्होंने बड़ी बड़ी चिमड़ी हुई है, अच्छी बॉलिंग की थी, 4 ओवर में 1 मेडन थे, फेंक के 18 रन दिया और 2 मैच में भी आपकी इज्जत वो बचा दी थी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद वो कप्तानी से ना जाए, पीसीबी शायद उनको अगर वो सोच भी रही होंगी तो पीसीबी उनको वहाब रियाज साहब दाऊद सब जाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें सबसे पहले कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम पहली टीम इस T20 वर्ल्ड कप में बन चुकी है। फर्स्ट एवर टीम बनी है जिसने तीनों खेले, तीनों हारे और माजरत के साथ पहली टीम बन चुकी है जिसने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया और T20 वर्ल्ड कप से ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान की वुमेन्स टीम पहली टीम बन चुकी है जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हो गई है। वहाब रियाज भी वर्ल्ड कप के बाद स्टेप डाउन कर देंगे। ऑब्वियसली भी मैं और ये बात ही कर रहे थे, तो मैंने इनसे यही कहा कि वो वर्ल्ड कप के लिए आए थे, वर्ल्ड कप के बाद वैसे ही वो चले जाएंगे, उनको लगाया था। लेकिन एक और चक्कर है ना, पक्के नहीं जाते ना, वो किसी और जगह में घुस जाते हैं। नहीं, ऑब्वियसली पीसीबी के साथ तो नहीं जाएंगे, बोर्ड के साथ जो घुस जाते हैं, फिर किसी और जगह पे आ जाते हैं। उनका मसला उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। मोहसिन नकवी के साथ भी उनकी काफी, आपको पता है कि वो उसमें नून लीग में जो थे, नून लीग में जो थे, नहीं नून लीग में तो नहीं थे, लेकिन वो आपकी जो निगरान हुकूमत थी नून लीग की जिम्मे थी ना, वहां लग गए थे। वो आप वो कह सकते हो ऑफिशियली, मतलब किसी पार्टी में वो नहीं है, किसी भी पार्टी में ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन वो इसी तरह से कि मोहसिन नकवी के साथ बड़ा उनका करीबी ताल्लुक है और वो कहते हैं मेरे बड़े भाई भी हैं और हमने देखा है कि वो इस तरह से उनका कहीं भी ताल्लुक हो अच्छा हो जाता है। देखिए, अब वहाब रियाज का भी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लो तो जब भी वो ये बात करते हैं कि यार मेरी कोई सुनता नहीं है, सीधी जो बात है, अभी भी काम क्यों, अभी वुमेन्स हैं, आप काम क्यों करते हैं? वो इस बात है ना, अब वही बात है कि वहाब रियाज से भी फिर तनकीद तो अब आप देखो वहाब रियाज पे होती है। उनको भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी नहीं सुनी जाती है, मेंस टीम थी, वहां पे वो मैनेजर का रोल थे, ठीक है, माना वो हेड कोच नहीं थे, वहां पे भी उन्होंने बातें ही बताई कि यार बहुत सारी एक ऐसी चीजें होती हैं जो मेरी नहीं सुनी जाती, मैं जिसको भी बताता हूं वो नहीं सुनता और अपने सब मनमाते हैं। फिर आप हट जाएं, तो उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद तो वो उनको हटा दिया गया था। फिर कहां आ गए दोबारा? फिर वो पीसीबी के साथ कहीं और आ गए थे। फिर उसके बाद आपके काम करते रहे कहीं पीसीबी में, कुछ समझ नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं। सारी फिर उसको वुमेन्स में डाल दिया गया। चिड़ियां मचाते रहते हैं, बस अपने बंदे कहीं ना कहीं जस्ट करते रहते हैं। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से। जो मेजर लीग जो इस वक्त जो यूएसए में जारी है सारी, और वो उसमें आपको पता है कि मेजर लीग में हारिस रऊफ जो शामिल होते हैं, अपनी टीम के लिए डिजास्टर साबित हुए। दाऊद साहब, ये कितना रन चाहिए था और भाई साहब कितना रन देकर चले गए? देखिए, वहाब रियाज ने अपने सेकंड ओवर में 23 रन दिए हैं। इससे पहला जो उन्होंने ओवर डाला था
वो फिर भी आई थिंक कोई 8 रन का उन्होंने ओवर डाला था, 8 रन दिए थे पहले ओवर में, और उसके बाद 23 रन दिए हैं और 2.4 ओवर्स में 38 रन दिए और सैन फ्रांसिस्को को शिकस्त दिलवा दी। और पहले 23 रन कब दिए पता है? जब 45 रन चाहिए था आपको 4 ओवरों में, तब ये भाई साहब बिल्कुल ही। अब आप देख लो अगर ये हाल है तो ये पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, मतलब आप खुद सोच लीजिए कि अगर अभी इनका ये हाल है तो पाकिस्तान की जब डेथ ओवर का होगा तो वहां पे क्या करेंगे। यहाँ पे तो फिर मुनरो जैसे प्लेयर्स खेल रहे थे, कोई इतने बड़े बड़े नाम भी नहीं थे, रिटायर्ड या डन एंड डस्टेड प्लेयर जो है इंटरनेशनली वो इधर खेल रहे थे, उनके साथ भी इनकी ये परफॉर्मेंस है कि उनको दुम्बा बना दिया। हारिस रऊफ को इतना मारा कि 38 रन इनको 2.4 ओवर्स में पड़ा और हारिस रऊफ की टीम भी हार गई। अब वही बात है, फिर यही टीम जाते हैं, यही खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो हाल बुरा होता है। अब बात यह है कि पाकिस्तान टीम को उठने के लिए सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है वो यही है कि जो जापान में एशियन गेम्स है, अगर हमारी वहां यंग टीम अच्छा कर दे, वो जीत जाए, गोल्ड मेडल इंडिया को हरा दे, तो ही हमारे लिए हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। अदरवाइज इस टाइम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो अच्छी खबर ये नजर जरूर आ रही है कि आकिब जावेद की जो रिप्लेसमेंट है वो नेशनल हाई सेंटर के अंदर जो है अब देखना शुरू कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से भी खबरें आने कि वो भी आकिब जावेद की परफॉर्मेंस से कुछ खास खुश नहीं है, तो आस्ता आस्ता आकिब जावेद को भी साइड लाइन करने का जो प्रोसेस है दाऊद साहब वो शुरू हो गया। देखिए ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जो कहा जा रहा है कि नाखुशी वाली बात नहीं की जा रही, बल्कि कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद के ऊपर जो वर्कलोड है वो ज्यादा है। क्योंकि देखो कह रहे हैं ना, लेकिन अंदर की खबर यही है क्योंकि जिस तरह साइड लाइन करेंगे आकिब जावेद को, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हर चीज रही थी, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो मीडिया का प्रेशर है, हमारा प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, वो आकिब जावेद पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्रिटिसिज्म को भी नजर आ गया है, इसको मैंने नहीं हटाया तो क्रिटिसिज्म मेरे पे है। बिल्कुल, क्रिटिसिज्म पीसीबी पे बहुत ज्यादा हो रहा है। यही वजह है, इस वजह से अब ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए खबरें आ रही हैं कि जो आकिब जावेद है उनको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप सिलेक्शन और थोड़ा बहुत जो बाकिया काम आप कर रहे हो उस पर आप ध्यान दीजिए। जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पर किसी और को लगाए जाने का फैसला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस पर वर्क किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि आकिब जावेद की जो रिप्लेसमेंट है उस पर किसको देखा जाएगा। अब देखो, अब बात वो भी है कि अब यूनुस खान की जिस तरह से एक मीटिंग हुई है और जब उनसे पूछा गया कैसी मीटिंग हुई है तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी और जबरदस्त मीटिंग हुई है। अब हेड कोच के तौर पे तो ये भी क्लियर कर दिया गया कि सरफराज अहमद ही रहेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, शायद अब ये खबरें ऐसी आ भी रही हैं कि अगर यूनुस खान को अपॉइंट किया जाता है तो कहा गया है, ये मोहसिन नकवी ने भी बोला था कि जो वैकेंट स्पेसेस हैं, जो खाली स्पेसेस हैं, वहां लगाया जाएगा। तो आकिब जावेद को अगर कहा जाएगा कि खाली आप सिलेक्शन कमेटी तक रहिए, ये सीट छोड़िए, तो यू नेवर नो कि यूनुस खान जो है वो इस सीट पर आ सकते हैं। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच जारी था उसको जो है वो न्यूजीलैंड ने फतह जरूर हासिल कर ली है, लेकिन रूट दाऊद साहब लगातार छाए हुए हैं, लगातार रन कर रहे हैं। इस इनिंग में भी उन्होंने जो है 77 रन करके दिए, पिछली इनिंग में भी उन्होंने 46 रन करके दिए। लगातार ऐसा लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ देंगे भाई। देखिए बिल्कुल, ये टेस्ट मैच तो हमें पता ही था कि स्टोक्स भी नहीं थे इस टेस्ट मैच में, रूट कप्तानी कर रहे थे और रूट की कप्तानी हमने देखा कि वो रन तो बनाते हैं लेकिन इंग्लैंड जीत नहीं पाती, इसलिए उनकी कप्तानी उनसे बाद में ली भी गई थी। और इस टेस्ट मैच में बड़ा डोमिनेट किया न्यूजीलैंड ने, पहली इनिंग में 391, फिर और न्यूजीलैंड ने इस मैच में आसानी के साथ हमने देखा कि 253 रन से मुकम्मल तौर पे इंग्लैंड को ट्रैश कर दिया। सीरीज अब हो गई है 1-1 से बराबर। और अब थर्ड टेस्ट मैच जिसमें खबरें यह भी हैं कि स्टोक्स ऐसा कैप्टन रिटर्न करेंगे, डिसाइडर होगा। पूरी इंग्लिश टीम 463 के टारगेट में सिर्फ 209 बनाकर आज पहले सेशन में ही ढेर हो गई। बात अगर की जाए तो रूट सिर्फ 77 रन बना के टॉप स्कोरर रहे। हैरी ब्रूक का एक बड़ा जबरदस्त कैमियो लगा था और दोनों का पार्टनरशिप बना रहे थे। हमें लगा था कि शायद अगर कुछ मौजूदाती तौर पर कोई मिरेकल इनिंग दिखाएं, जी तो नहीं सकते लेकिन शायद इस टेस्ट मैच को एंडिंग अच्छी कर सकते हैं, क्या पता ड्रॉ की तरफ ले जाएं या कोई बहुत ही हीरोइक किस्म का हमें टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है डे 5। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब शुरू हुआ दिन आज का तो डे 5 में तहस नहस करके रख दिया न्यूजीलैंड ने। आर्चर भी 0 पे, फिशर भी 0 पे, टंग भी 0 पे, बेकर भी 0 पे खड़े रहे और बाकी जो रियू थे, कॉक्स थे, ये सब भी कुछ ना कर सके। और बॉलिंग की बात की जाए तो मैट हेनरी ने 6 खिलाड़ी आउट किए, काइल जेमिसन ने 3 आउट किए, रोरके ने 1 आउट किया। लेकिन अली साहब ये मैच तो इंग्लैंड हार गया, न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ये जो जब भी इंग्लैंड का मैच होता है, और वो इसलिए चलता है कि रूट के रिकॉर्ड जो रूट है उनके जिस तरह से हर गुजरते मैच में रन्स हैं वो सचिन के करीब से करीब पहुंच रहे हैं। और इस टेस्ट मैच में जॉय रूट ने 14,000
इंटरनेशनल टेस्ट के रन बना लिए हैं और अब वो क्रिकेट हिस्ट्री में दूसरे खिलाड़ी हैं, ऑल टाइम दूसरे खिलाड़ी हैं जो 14,000 रन बनाने वाले बन चुके हैं। एक है सचिन रमेश तेंदुलकर जिन्होंने 15,900 समथिंग रन बनाए हैं और अब है जॉय रूट जो 14,000 रन बना चुके हैं। यानी कि बहुत ही टाइम, अगर आप स्कोर में अगर सचिन और इसमें देखो तो फासला कम रह गया। मैं पहले भी बार बार बात कर रहा हूं कि अगर रूट 2, सवा 2, 2.5 साल खेल गए, फॉर्म उनकी बेहतरीन चल रही है और उनकी सीरीज भी बड़ी बड़ी हैं, 5 टेस्ट सीरीज हैं, एशेज हैं, उसमें 5 टेस्ट मैच होने हैं। एक इनकी इंग्लैंड के साथ भी, इंडिया के साथ भी इनकी सीरीज है, वहां पे भी 5 टेस्ट मैच हैं अगले आप 1.5-2 साल में देखो तो इनकी काफी बड़ी बड़ी सीरीज है। पाकिस्तान के साथ अभी 3 टेस्ट मैचेस हैं, फिर एक पाकिस्तान ने टेस्ट मैच मई में अगले साल भी खेलना है। इंग्लैंड टेस्ट मैच तो हर साल 12 से ज्यादा ही खेलता है तकरीबन। अगर आप देखो 15-16 उनके टेस्ट मैच आसानी के साथ होते हैं एक साल में, तो और इंग्लैंड मजीद आगे टेस्ट मैचेस ज्यादा खेलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि रूट अगर 2028 तक भी अपनी रिटायरमेंट रोक देते हैं, 2027 के वर्ल्ड कप के बाद भी अगर वो, क्योंकि रन करीब ही रह जाएगा, 2027 के वर्ल्ड कप के बाद 600-700-800 रन रह चुका होगा, तो वो एक साल अगर ऑल खेलेंगे तो वो, और इंग्लैंड उनको प्रमोट करेगा, पुश करेगा कि अगर बुरी फॉर्म भी चल रही है तो आप खेलिए, क्योंकि फॉर्म तो अच्छी चल रही है। और अभी भी अगर आप इंग्लैंड के जितने भी बल्लेबाज देखते हो, रूट सबसे बेस्ट हैं। तो अगर उनकी फॉर्म बुरी भी चलती है तो ऐसा लगता है कि स्टिल इंग्लैंड उनको थोड़ा बहुत पुश भी करेगा तो वो दोबारा फॉर्म में आ भी जाएंगे अगर उनकी फॉर्म गिरती भी है। तो ऐसा लग रहा है कि रूट तो अब सचिन का जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रन्स का टेस्ट में वो तोड़ने जा रहे हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो T20 का जो आज आखिरी मैच था वो खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर जो है वो 109 रन लगाए। सारा इनका कोलैप्स ही देखने को मिला, कोई भी जो है वो खास बांग्लादेश की तरफ से रन नहीं कर सका, मां सिवाय जो है हेरी डोए के, उन्होंने सिर्फ 61 रन किए, बाकी सारे टोटली जो है फेलियर देखने को मिला। और फिर ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर बड़ी आसानी से 11 ओवरों में इस टारगेट को चेस करके परे मारा। मिचेल मार्श ने 28 बॉल पर 60 रन बनाए, जिसने वन साइड ही तकरीबन मैच को कर दिया। तो बांग्ला जो बहुत ज्यादा शेर बना हुआ था, पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की भी उन्होंने ओडीआई में हराया था, T20 में दोबारा 0 हो गया। लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा कि जो पाकिस्तान से उनको मोमेंटम मिला वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी यूज किया, 2-0 से सीरीज जीती। फिर थर्ड वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की जब कनौली का 150 था, और उसके बाद ऐसा लगा कि T20 में तो बांग्लादेश बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा। थोड़ा बहुत फाइट हमें मैचेस में देखने को मिला, स्पेशली सेकंड T20 में, लेकिन यहाँ पे आज तो बिल्कुल ही वन साइडेड था। बांग्लादेश अपने घर पे 109 बना सका 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में, और फिर हमने देखा कि हेरी डॉय कप्तान है, उन्होंने 51 गेंदों पे 61 की, एक नॉक की, जो कुछ फाइट कह सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल नाकाफी था। ऑस्ट्रेलिया ने आसानी के साथ सिर्फ 11 ओवर्स में ये टारगेट को चेस किया। मार्च का 60 रन था, कैप्टन नॉक थी 28 गेंदों पे, और उसके बाद कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 7 विकेटों से इस मैच को जीत लिया। दूसरी तरफ जो वेस्ट इंडीज है उसकी भी डोमिनेशन चल रही है। इंडिया ए, श्रीलंका और अफगानिस्तान की सीरीज भी चल रही थी, वो भी इंडिया ए जो है उसने श्रीलंका को फाइनल में हरा दिया, और सूर्यवंशी ने बड़ी अच्छी बैटिंग किया। तो ये लोबे लबाब था आज इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय।